नमस्कार मित्रों। आइए पंचांग पढ़ना सीखें इस सीरीज में। ये लेसन नंबर 2 है। इस लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे कि किस तरह से पंचांग को पढ़ा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर श्री विश्व विजयी पंचांग को पढ़ना सीख रहे हैं। पेज नंबर 75 और 75 से हम पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, कॉर्नर में आपको पेज नंबर लिखा हुआ मिलेगा, पेज नंबर 75। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 76। तो जब हम पेज नंबर 75 और 76 को देखते हैं तो ये एक्चुअली कैलेंडर के पहले दो पेजेस हैं। और आगे के पेजेस पर भी इसी तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, आज मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि क्या कह रही है ये बातें। जब आप पंचांग को खोलते हैं तो आप उसको ऊपर की तरफ फ्लिप करते हैं। तो ऊपर की तरफ जब फ्लिप करते हैं तो आपको दो पेजेस दिखाई देंगे, एक ये और दूसरा ऐसे। तो यहां पर आप लिखा देखेंगे, लिखा है कृष्ण पक्ष, और यहां लिखा देखेंगे शुक्ल पक्ष। इससे पहले वाले जो लेक्चर था, लेसन नंबर 1 था, उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये श्री संवत 2082 या शक 1947 का क्या मीनिंग है। तो आई थिंक मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम पंचांग को खोलते हैं और ऊपर की तरफ खोलते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाले पेजेस में आपको लिखा मिलेगा कृष्ण पक्ष, और नीचे वाले पेजेस पे लिखा मिलेगा शुक्ल पक्ष। तो जो पेज नंबर 75 है वो क्योंकि नीचे वाला पेज है, तो यहाँ देखिए लिखा मिलेगा कॉर्नर में ही चैत्र शुक्ल पक्ष। अब ये चैत्र क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी माह में, हिंदी कैलेंडर्स में इसी तरह से महीनों को लिखा जाता है, चैत्र, आषाढ़, सावन, भादो। उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि कैसे कैसे। उसमें यहाँ पर देखिए, ये जो कैलेंडर है, ये वाला जो पेज है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कौन सी तारीखों के बारे में। तारीख ता लिखा है ना यहाँ, तो इसका मतलब है तारीख 30 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये 30 मार्च से इंफॉर्मेशन मिली हुई है, और जहां देखिए ये लिखा है तारीखें, वहां पर आपको देखिए लिखा मिलेगा ही, मु और अंता। इसका क्या मीनिंग है? ही मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास है, और इसी तरह से मु मतलब मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार। और यहाँ जो अंता लिखा है ना, यही इंग्लिश अंग्रेजी तारीख लिखी है एक्चुअली। तो अंग्रेजी तारीख की 30 तारीख को हमारा ये कैलेंडर शुरू हुआ। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सुन पढ़ा था कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा को हमारा नव वर्ष स्टार्ट होता है। तो यहां पर भी देखिए कि 30 मार्च को जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पहली तारीख, पहली प्रतिप्रदा क्या होती है? पहली तारीख होती है, पहली तिथि को ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो उसी दिन से 30 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक की इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। अब इसको ध्यान से देखिए, जहां पर तारीखें लिखी हैं और अंता लिखा है, यानी कि अंग्रेजी तारीख लिखी है, वहां पर आप देखोगे 30, 31, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इन 15 दिनों की इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई। अब यहाँ क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में जानते हैं।
जैसा कि हमें पता है कि दो पक्ष होते हैं एक महीने में, दो पक्ष होते हैं। वो कौन कौन से पक्ष हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या है कि यह पक्ष चंद्रमा के बढ़ते हुए चरण को दिखाता है, जो अमावस्या से पूर्णिमा तक चलता है। अमावस्या के बाद जब प्रतिपदा आती है वहां से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। और कृष्ण पक्ष क्या होता है कि चंद्रमा के घटते हुए चरण को दिखाता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, जो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चलता है। तो इस तरह से दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, जिसके बारे में मैंने आपको इस पेज पर बताया था। यहाँ देखिए, आपको ऊपर वाले पेजेस पर लिखा मिलेगा कृष्ण पक्ष और नीचे वाले पेजेस पर लिखा मिलेगा शुक्ल पक्ष। अब बात आती है पंचांग क्या है। जैसे पंचांग, इसको आप दो टुकड़ों में बांटे तो पंच, पंच का मतलब क्या होता है? पांच। और यहाँ पर ये जो लास्ट है ये है अंग, यानी कि भाग या हिस्से। तो पांच अंगों से बना हुआ ये पंचांग होता है। इसमें ये पांच अंग कौन कौन से हैं, आइए जाने। ये पांच अंग होते हैं वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। वार तो देखो हमें पता है सबको कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार होते हैं। और हर वार का एक वारेश होता है। वारेश का मीनिंग हो गया उस वार का देवता। रविवार के देव हैं सूर्य देव, सोमवार के चंद्र देव, मंगलवार के मंगल देव, बुधवार के बुध देव, बृहस्पतिवार के बृहस्पति देव, शुक्रवार के शुक्र देव, और इसी तरह से शनिवार के शनि देव। आपने देखा होगा कि हम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कहते हैं आज मेरा मंगल का व्रत है, मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा। आज मेरा बृहस्पति देव का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है, मैं बृहस्पति देव की या विष्णु भगवान की पूजा करूंगा। तो वो सब क्या है कि उन वारों के स्वामी हैं, उनके अनुसार ही उनकी पूजा उपासना का क्रम बना हुआ है। तो अब इसको हम अपने इस पेज, जो 75 नंबर पेज था, वो कहाँ लिखा है ये वार? तो यहाँ पर तो हमने बता दिया कि इंग्लिश तारीखें लिखी हैं। देखिए यहाँ पर जहां मैं एरो लगा रही हूँ वहां पर तो इंग्लिश तारीखें लिखी है, 30, 31, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब इसी क्रम में लेफ्ट हैंड पे आ जाइए, बिल्कुल लेफ्ट पे, और यहाँ देखिए ये लिखा है वार। पहला जो अंग है पंचांग का वो वार ही है। अब देखिए पंचांग में ना इतना स्पेस नहीं होता कि ये बहुत पूरा पूरा लिख दें। तो पहले पहले अक्षर लिखे हुए हैं, देखिए र। र मतलब रविवार। सो मतलब सोमवार। यहाँ पे दो बार सोमवार लिखा है, क्यों लिखा है इसको हम आगे बताएंगे। मंग मतलब मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। फिर देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार रिपीट हो गए। उसके बाद हमने देखा था कि जो पंचांग है, पंचांग का दूसरा अंग क्या है? तिथि है। पहला तो हमें समझ आ गया कि वार है, और हमने पंचांग में कहा पेज नंबर 75 पर कहाँ से देखना है, हमें ये भी पता चल गया। अब तिथि आती है। तो तिथि क्या होती है? जैसे हमने ये जाना था कि दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो पूरा जो चंद्रमास होता है उसमें हम ये देखते हैं कि 30 दिन, 15 दिन तो होते हैं शुक्ल पक्ष के और 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के। तो इसका मीनिंग हो गया कि टोटल 30 दिन का महीना हो गया। तो इन जो दिन हैं इनको नाम दिए गए। एक्चुअली ये संस्कृत के नंबर है, तो इनको यहाँ पे एकम नहीं बोला गया, प्रतिप्रदा बोला गया है।
तो जब शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है तो उसको बोलते हैं प्रतिप्रदा। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और जब शुक्ल पक्ष के 14 दिन पूरे हो जाते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है। देखिए यहां से ये चंद्रमा इस स्वरूप में आ जाता है, और इस पोजीशन को हम कहते हैं कि पूर्णिमा है ये, पूर्णिमा। यहाँ पे हम पंचदशी नहीं कहते, इसको हम पूर्णिमा नाम देते हैं। फिर उस महीने का 16वां दिन आता है, उसे भी प्रतिप्रदा बोला जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट डे को प्रतिप्रदा बोलेंगे। प्रतिप्रदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और उसके बाद जो 30वां दिन आता है उसको बोला जाता है अमावस्या, इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून। यहाँ पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यहाँ पर चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में है, और यहाँ पर वो हमें पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो 30 दिनों की तिथियां हैं उनके नाम तो सेम है, लेकिन आप यहाँ पर देखना मैंने नंबर कैसे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तक लिखने के बाद 16 लिखा है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 उसके बाद 30वां दिन अमावस्या का आता है। इसको आपको पता है कि कैलेंडर पे कैसे देखना है। अब ये फिर से कैलेंडर पे आ जाइए, तो यहाँ पर जब आप 30 मार्च से देख रहे हैं तो 30 31 1 2 3 4 5 है, तो 12 तारीख जो आई, 12 तारीख को पूर्णिमा रहेगी। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा इधर बढ़ जाएं तो यहाँ पर लिखा है चैती पूर्णिमा। चैती पूर्णिमा का मतलब हो गया चैत्र मास की पूर्णिमा है। 12 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा रही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई होप आपको ये तिथियां भी समझ आ गई होंगी। अब पंचांग का मैं इस पे एरो लगा देती हूँ। ये देखिए यहाँ तिथि भी आप ये देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए यहाँ पंचांग में इतने छोटे कॉलम होते हैं कि ये लिख पाना कि ये प्रतिप्रदा है, ये द्वितीया तृतीया, तो ये नंबर से डिनोट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अभी ये घंटे मिनट क्या लिखे हैं, घटी पल क्या लिखे हैं, हम इसके बाद में जानेंगे। पहले हम पंच अंगों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जो तीसरा अंग है पंचांग का वो है नक्षत्र। ठीक है, आइए जाने इसको, पंचांग में कहाँ देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है वार, ये लिखा है तिथि, अब यहाँ देखिए आप ये लिखा नक्षत्र। नक्षत्र जैसे कि आप जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में जब पहला दिन होता है, कौन सा पहला दिन कह रही हूं मैं, चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा होती है, तो उस समय रेवती नक्षत्र में चंद्रमा होता है। अब ये जो नक्षत्र है ये दरअसल चंद्रमा का नक्षत्र है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, तो उस समय चंद्रमा रेवती नक्षत्र में होता है। उसके बाद देखिए लिखा है अश्विनी, फिर भ लिखा है भरणी, फिर क्री लिखा है कृतिका। उसके बाद यहाँ देखिए एक ही दिन में आपको, एक ही तिथि में आपको षष्ठी तिथि में दो नक्षत्र मिलेंगे, रो और मृ। तो मीन्स क्या हो गया इसका, रोहिणी और मृगशिरा। रोहिणी मृगशिरा के बाद आद्र, फिर पुनर्वसु, पुष्य। अब पुष्य देखिए 2 दिन आ गया यहाँ, पुष्य 2 दिन है। फिर आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी और हस्ता। इसी को जब हम पेज नंबर 76 पर देखेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर नक्षत्र क्या दिखा रहे हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा,
अनुराधा, अनुराधा को देखिए 2 दिन हो गया। ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, ये है शतभिषा। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, और फिर रेवती आ गया। और रेवती के बाद ये अश्वनी आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जितना आप इसको बार बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद रहेगा कि ये ची, ची मतलब चित्रा है, स्वा मतलब स्वाति है, वी मतलब विशाखा है। अब यहाँ पे कई बार हो सकता है आपको आश्लेषा और अनुराधा में कंफ्यूजन हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि आश्लेषा के लिए बड़ा लगा होगा, है ना कि छोटा। देखिए यहाँ पर जो आश्लेषा लिखा है उसके लिए कौन सा लगा हुआ है, बड़ा। और अनुराधा के लिए केवल लिखा था। ठीक है, जैसे हम ये देखिए यहाँ लिखा है रेवती के बाद ये अश्वनी है। तो जब आप सीक्वेंस में पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये अश्विनी लिखा है, ये आश्लेषा लिखा है, या अनुराधा लिखा है। तो इसकी आप सबको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वो आता है कि वो होते हैं योग। नेक्स्ट मतलब कि पंचांग का जो चौथा अंग है वो है योग। तो योग क्या होते हैं, हमने वार तिथि के बारे में जान लिया। नक्षत्रों के बारे में देखिए, एक यहाँ पे भी मैंने पेज लगाया है जहां पर आप देख सकते हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। उसके बाद हम अब बात करेंगे योग की। योग 27 होते हैं, और इन 27 योगों के नाम है विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैघ्रति, वैधृति। अब इसे कैसे देखते हैं यहाँ, देखिए ये हमने देखा था वार है, ये तिथि है, ये नक्षत्र है। उसके बाद यहाँ पे ये घंटे, मिनट और घटी पल के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। यहाँ देखिए लिखा है योग। यहाँ देखिए जब योग लिखा है तो योगों को भी ऐसे ही इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ह, व, सी, व्य, व, प, शी, सी, सा, शु। तो इनको कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे 27 है, ये कितने हैं, 27। तो आप इनको बोल बोल के प्रैक्टिस करना। जैसे लिखा है ह, तो हो सकता है कि शुरू में आपको वो लिस्ट देखनी पड़ जाए, तो ह से यहाँ पर आप देखो कौन सा बनता है। ह से हर्षल, हर्षण है। तो ह से अगर हर्षण है तो यहाँ पे हर्षण के बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है वज्र। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर लिखा है सी, सी कौन सा होता है, सिद्धि। उसके बाद लिखा है व्यय, तो ये व्यतिघात हो गया, व्यतिपात है। उसके बाद देखिए लिखा है फिर से व, तो ये हो गया वरियान। उसके बाद लिखा है प, तो प से परिधि हो गया, परिध। यहाँ पे देखिए लिखा है परिध। उसके बाद यहाँ आप पंचांग में देखेंगे लिखा है शी, शी का मतलब हो गया शिव। फिर सी लिखा है, तो सी से आप समझ जाओ कि ये सिद्ध है। फिर उसके बाद पंचांग में देखो लिखा है सा, तो साध्य है। फिर शु, फिर दोबारा शु, शु का मतलब होता है शुभ। उसके बाद देखिए लिखा है, ये 2 बार 2 दिन चला होगा ना, इसलिए इन्होंने 2 बार मेंशन किया है। उनके समय होते हैं कितने कितने दिन देर तक चलेंगे। उसके बाद लिखा है व, तो ये हो गया इसके बाद
अच्छा, एक तो था शुभ, एक था शुक्ल। तो यहाँ पर जो दो दिए गए हैं, एक है शुभ और दूसरा है शुक्ल। उसके बाद आता है ब्र से आ गया ब्रह्म। ये ब्र लिखा है, ब्र बहुत छोटा है इसलिए नहीं समझ आ रहा। तो ये ब्र से मतलब हो गया ब्रह्म। ए ए से हो गया इंद्र। यहाँ पे देखिए मैंने इंद्र लिखा है, लेकिन इसको कैलेंडर में यानी कि पंचांग में आपको इंद्र लिखा हुआ मिलेगा, इंद्र। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है वय। वय से कौन सा बना? वय धृति। वय धृति के बाद फिर वी आ गया। तो वी से क्या बना? विषकुंभ। ये देखिए पहला ही है, विषकुंभ। फिर आ गया प्री। प्री से बना प्रीति। ठीक है, तो जब आप इसको बोल बोल कर आपने एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, ये आपको सब पढ़ने आ जाएंगे। हो सकता है कि शुरू में आपको वो लिस्ट सामने रखनी पड़े, लेकिन फिर आपको ये पढ़ने आ जाएंगे। आपने ये देखा होगा, जब मैं ये नाम पढ़ रही थी तो कुछ नामों को मैंने अंडरलाइन किया है। एक्चुअली ये कुछ योग ऐसे होते हैं जो कुछ तो शुभ होंगे और कुछ अशुभ होंगे। तो जो अंडरलाइन किए हुए योग हैं इनको अशुभ माना गया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कौन से तिथियां, कौन से वार, कौन से नक्षत्र या कौन से करण योग शुभ और अशुभ होते हैं, इनके बारे में अलग वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो अभी तो हम यहाँ पर केवल पंचांग को पढ़ना सीख रहे हैं कि पढ़ें कैसे। ये तो था पेज नंबर 76 की बात। तो इसी तरह से अगर आप 75 पेज पर देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा है योग में ए से इंद्र समझ जाओ, वय, वी, प्री। तो एक बार आपको पढ़ना आ गया तो आपको ये पढ़ना इजीली आ जाएगा। शोभन होगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट जो इसमें हमारा पंचांग का अंग है, वो है करण। ये पांचवा है। तो आइए इसके बारे में जाने। तो करण क्या होते हैं? हमें ये पता है कि 30 तिथियां हैं। 15 शुक्ल पक्ष की हैं और 15 कृष्ण पक्ष की हैं। तो तिथि के आधे भाग को, तिथि के आधे भाग को करण कहा गया है। ये कहने का मतलब है कि एक तिथि में दो करण होते हैं। अब ये दो करणों के नाम क्या क्या है? यहाँ ज्योतिष में 11 करणों की बात की गई है। और इन करणों के नाम है बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुग्न। मैं रिपीट कर रही हूँ, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुग्न। अब आपने देखा मैंने यहाँ पर एक ऐसे स्लैश लगा दिया। क्यों लगा दिया? देखिए पहले 7 करण कौन कौन से? बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये चर हैं। चर मीन्स परिवर्तनशील माने जाते हैं। और जो आखिर के 4 करण हैं जिनका नाम है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुग्न, ये स्थिर है। अब देखिए एक तिथि में चर और स्थिर करण का क्या मीनिंग हुआ? कि स्थिर करण वो होंगे जो किसी पर्टिकुलर तिथि पे आएंगे। ठीक है, वो फिक्स्ड है। और वो कौन कौन सी तिथियां हैं, आइए हम इसके बारे में जाने। देखिए आपको पता है कि शुक्ल पक्ष की ये 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की ये 15 तिथियां। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्टार्ट होते हैं, और ये भी यहाँ देखिए ध्यान से अगर आप देख पाएंगे तो इनका सीक्वेंस ऐसे ही होता है, बव, बालव, कौलव, तैतिल, घर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुग्न। तो एक तिथि के दो हिस्से हो जाते हैं। जैसे माना एक तिथि 12 घंटे के लिए आई। तो 12 घंटे के लिए अगर कोई तिथि आई है, या कोई तिथि माना 24 घंटे के लिए आई है, तो 12 घंटे तो एक करण रहेगा और 12 घंटे दूसरा करण रहेगा। इसको बोलते हैं पूर्वार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरार्ध। मतलब फर्स्ट हाफ
एंड सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में एक करण और सेकेंड हाफ में दूसरा करण। इसको अगर हम पंचांग के पेज पर देखें तो आपको ना देखो यहाँ पर केवल एक ही लिखा मिलेगा, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती पंचांग कर्ताओं के पास कि वो दो दो दोनों लिख पाए। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि केवल एक को मेंशन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि थी यानी कि प्रतिपदा थी, उसमें कौन सा ये चल रहा था, यहाँ पे देखो लिखा है बव। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने बव लिखा है ना, बव बालव कौलव, अगर आप इनके नामों को देखो, अब यहाँ पे आते हैं कि याद कैसे करें। ठीक है, वो याद हो जाते हैं जब आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ हो गया ये बव बालव कौलव गर विष्टि वाणिज्य तैतिल। तो ये आपको धीरे धीरे पढ़ना आता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर से वो तैतिल बव विष्टि वालव तैतिल विष्टि, तो ये सब रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो बव बालव कौलव तैतिल गर और वणिज और विष्टि है ये रिपीट होते हैं, लेकिन शकुनी चतुष्पद नाग और किंतुग्न जो है ये स्थिर है, इनकी डेट्स फिक्स हैं। तो वो कौन कौन सी डेट्स हैं अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जब यहाँ पर जब अमावस्या आती है, तो यहाँ देखिए लिखा है 30, तिथि के नीचे जाएंगे, यहाँ लिखा है ना 30, 30 का मतलब हो गया अमावस्या आ गई। तो 27 अप्रैल को अमावस्या है। और अगर हम उस समय करण पे ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा है च। तो च का मतलब हो गया क्या, आप समझ जाइए क्या हो गया, चतुष्पद। तो अगर हम यहाँ अमावस्या के लास्ट में लिख दें चतुष्पद, तो उससे पहले चतुष्पद से पहले कौन सा करण रहा होगा। हम्म, एक सेकेंड मैं इसको फिर से लिखना चाहूंगी कि यहाँ पे चतुष्पद हो गया ये पूर्वार्ध में, और यहाँ हो गया नाग। तो इससे पहले हो गया शकुनी, शकुनी चतुष्पद नाग। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है शकुनी चतुष्पद और नाग। ठीक है, तो शकुनी चतुष्पद और नाग, उसके बाद आता है किंतुग्न। तो किंतुग्न जो होता है वो प्रतिप्रदा का पहला हिस्सा होता है। यहां पर मैं लिख रही हूँ किंतुग्न। ठीक, तो ये जो है शकुनी चतुष्पद नाग और किंतुग्न ये फिक्स्ड है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का जब उत्तरार्ध आएगा तो शकुनी ही होगा। अमावस्या का जब पूर्वार्ध होगा तो चतुष्पद ही होगा, अमावस्या का जब उत्तरार्ध होगा तो नाग ही होगा, और प्रतिप्रदा का जब पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट होगा तो किंतुग्न ही होगा। उसके बाद शुरू होंगे जैसे बव बालव कौलव तैतिल कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, गर वणिज और विष्टि। फिर विष्टि आने के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा क्या, बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज, और यहाँ पर अष्टमी पर विष्टि। फिर विष्टि के बाद क्या, फिर बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज,
फिर विष्टि, फिर क्या होगा, फिर से बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, और फिर यहाँ पे प्रतिप्रदा, नहीं पूर्णिमा, पूर्णिमा पर विष्टि। विष्टि के बाद फिर से क्या आ जाएगा, बव, फिर आ जाएगा बालव, कौलव, कौलव के बाद क्या होता है, तैतिल, तैतिल के बाद गर, वणिज, विष्टि, फिर विष्टि के बाद फिर से गर, नहीं गर नहीं, बव, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, फिर आ गया विष्टि, फिर विष्टि के बाद फिर से बव, बालव, कौलव, कौलव के बाद तैतिल, फिर गर, फिर वणिज, फिर विष्टि, फिर विष्टि के बाद फिर से बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, और फिर से विष्टि। अब यहाँ विष्टि के बाद कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जब विष्टि आया तो उसके बाद लगेगा शकुनी, फिर चतुष्पद, फिर नाग, और जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो किंतुक। ये चार फिक्स्ड हैं, बाकी के देखो रिपीट होते जा रहे हैं। तो आपको समझ आया होगा कि चर और स्थिर का क्या मीनिंग है यहाँ पर। अब इसी को आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पढ़ना आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, कौलव, गर, विष्टि, बालव, तैतिल, व, विष्टि, वालव, तैतिल, विष्टि, वालव, तैतिल, व, च। तो ये जो च लिखा है ये एक्चुअली चतुष्पद। उसके ऊपर देखिए, पेज नंबर 75 पर, जब पूर्णिमा आई 12 तारीख को, तो यहाँ पर आया विष्टि, विष्टि। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मोर यू विल रीड, मोर यू विल लर्न। ठीक है, तो इसको जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुगनु को अलग रंग से लिखा, क्योंकि ये जो है ये पांच करण ऐसे हैं जिनको अशुभ माना गया है और बाकी के शुभ माने गए हैं। ठीक है, तो एक विष्टि ऐसा वो है जो चर है, और बाकी के जो अशुभ वाले हैं वो सब स्थिर है। है ना, ये फिक्स है, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंतुग्न ये स्थिर है। केवल विष्टि जो है अशुभ है, लेकिन वो चर है। आपने सुना होगा ना कि भद्रा, भद्रा लगी हुई है, भद्रा लगी हुई है, तो वो ही एक्चुअली विष्टि होता है। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ये विष्टि भद्रा ये क्या है। ठीक है, अच्छा। अब आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि जो पांच अंग हैं वो वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, वार, जब सूर्योदय होता है और जिस जो भी तिथि आती है, जो भी वार होता है, वो हमें समझ आ जाता है कि आज रविवार है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है। तो इनका तो समय नहीं होता। लेकिन यहाँ जो तिथि है, आप तिथि के आगे देखो लिखा है घंटे मिनट। यहाँ पर एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि कितने बजे ये तिथि लगी। अब देखो लिखा है 12:50। तो 12:50, ये लिखा है ना, घंटे के नीचे 12, मिनटों के नीचे 50, तो इसका मीनिंग हो गया 12:50 पर प्रतिप्रदा लगी। ठीक, द्वितीय कब लगी, 9 बजकर, देखिए सर यहाँ पर एक चीज आपको बहुत जानने की जरूरत है कि कब शुरू हुई और कब अंत हुई।
तो ये जो समय लिखा होता है ना 12:50, ये एक्चुअली अंत का समय है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि जो समय यहाँ पर दिया गया है ये उस तिथि के अंत होने का समय है। मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ ये बात कि ये जो समय यहाँ दिया गया है 12:50, ये एक्चुअली उस तिथि के खत्म होने का, यानी कि दोपहर में 12:50 पर प्रतिप्रदा खत्म हो जाएगी और उसके बाद द्वितीया शुरू हो जाएगी। द्वितीया कब तक चलेगी? 9:11 तक। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर तारीख देखें तो 30 मार्च को दोपहर के 12:50 तक तो प्रतिप्रदा रही, उसके बाद से द्वितीया शुरू हो गई और 31 मार्च को सुबह 9:11 तक ही द्वितीया रही। उसके बाद तृतीया शुरू हो गई। ठीक, और तृतीया कब तक रही? 29:43। अब यहाँ पर आपको अटपटा लग सकता है कि 29 घंटे तो होते नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जब तक सूर्योदय नहीं होता, जब तक सूर्योदय नहीं होता, तो जैसे रात के 12 बज गए, तो रात के 12 बजे भी हम उसको 24 घंटा मान लेते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो कि 24 बज गया, अब 1, 2, 3, 4 बजेंगे, नहीं। यहाँ पर हम उसको 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक हम उन घंटों को सीक्वेंस में ही लिखते रहते हैं। तो जो द्वितीया खत्म होगी ना, तो वो द्वितीया होगी 29:43, यानी कि कौन सी तृतीया चलेगी, तृतीया आ जाएगी वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने जो ये लिखा है ना 0000, इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। इसका मतलब होता है क्षय हो जाना। तो जो द्वितीया खत्म हुई है वो तृतीया का क्षय हुआ है। यहाँ पे क्षय हो जाने का मीनिंग क्या होता है वो भी हम जाने। ठीक है, यहाँ आप तारीखें देखो, 31 के बाद यहाँ पे ब्लैंक दिखा दिया और फिर एक लाइन छोड़कर इन्होंने 1 अप्रैल लिखा है। तो इसका मतलब है कि तृतीया का तो क्षय हो गया और चतुर्थी लग गई 29:43 पे। और चतुर्थी जो खत्म होगी वो होगी 26:33 पर। कब? 1 अप्रैल। तो 26:33 का मीनिंग क्या हो गया? रात को। तो 24 बजने के बाद भी 2 घंटे और। ठीक है, ये रात के समय में। फिर देखिए पंचमी शुरू हो गई जब चतुर्थी खत्म हो गई, तो 26:33 से, यानी कि आधी रात को ही क्या हुआ? पंचमी शुरू हो गई। तो पंचमी कब खत्म होगी? 23:50 पर। 23:50, वही आधी रात, 11:50 है ये एक्चुअली। पंचमी खत्म होने के बाद षष्ठी लग गई और षष्ठी कब खत्म होगी? 21:42 पर, यानी कि रात के 9:42। यहाँ पर रेलवे टाइम को यूज करते हैं ना, इसलिए ये 21, 22, 23 ऐसे लिखेंगे। फिर जब 21:42 पे षष्ठी खत्म हो गई तो सप्तमी लग चुकी है। तो सप्तमी कब खत्म होगी? तो इसी सीक्वेंस में जैसे जैसे आप यहाँ देखते जाओगे तो आपको ये समझ आता जाएगा। बस इतना याद रखना है कि ये जो टाइमिंग है ये एंडिंग टाइमिंग है, अंत हो रहा है। और ये घटी पल में लिखे हैं। जो हमारी पारंपरिक कैलेंडर्स होते हैं ना, तो वो घटी पलों में लिखे जाते थे पहले। अब तो आर मिनट में होता है सारा केस, सारी रीडिंग। लेकिन पहले घटी पल में हुआ करता था। तो ये यहाँ पर इन्होंने उसी समय को घटी पल में, मैं आपको एक अलग वीडियो में ये चेंज करना भी सिखा दूंगी कि कैसे टाइम को घटी पल में लिखा जाता है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए नक्षत्र, जो रेवती नक्षत्र चल रहा था ना, वो रेवती नक्षत्र, यानी कि जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र में था, तो चंद्रमा रेवती नक्षत्र में कब तक रहेगा? 16:35 तक। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में कब तक रहेगा? 13:45 पर। जो रेवती नक्षत्र में चंद्रमा था वो 16:35 में खत्म हो गया, यानी कि फिर किस में आ गया? अश्विनी में आ गया रेवती के बाद।
और अश्विनी में कब तक रहेगा? 13:45 तक। अश्विनी के बाद भरणी में आएगा, तो भरणी में कब तक रहेगा? 11:07 तक। फिर कृतिका में कब तक रहेगा? 8:50 तक। इसी तरह से रोहिणी में 7:02 तक, और मृगशिरा में 29:51 तक। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से इनके टाइमिंग देखे जाते हैं कि कब चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, जो पूर्णिमा का दिन है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था, लेकिन कब तक रहेगा? 18:08, यानी कि शाम के 6:08। और यहाँ पर वही फिर से घटी पल में मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए परेशान नहीं होना कि ये क्या है। तो यहाँ पर ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। तो ये इस तरह से हम पंचांग में देखते हैं। अब यही चीज योग के है, जैसे यहाँ पे ऐंद्र लिखा है, तो ऐंद्र कब खत्म हो जाएगा? उसका अंतिम अंत कहाँ पर हो रहा है? 17:53 पर। इसी तरह से यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं इन पंचांग के, इन जो अंग हैं उनके एंडिंग पॉइंट, ठीक उनका एंड कब हो रहा है। तो आप जहां पर एंड हो रहा है वहीं पर समझ जाओ कि नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग है, तो इतनी बड़ी समस्या ही नहीं है। तो इस तरह से हमने ये जाना। देखो यहाँ पर और आपको खुलकर जैसे बड़े पेज पे दिखा रही हूँ मैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर अगर हम कोई पुनर्वसु का एग्जाम्पल ले लें, तो अगर पुनर्वसु कब शुरू हुआ था? जब आश्लेषा खत्म हुआ, सॉरी, आद्रा होगा, ये आद्रा है। आद्रा खत्म हुआ, तो आद्रा कब खत्म हुआ? 29:20 पर। तो 29:20 पर अगर आद्रा खत्म हुआ तो तुरंत पुनर्वसु लग गया। और पुनर्वसु कब खत्म हुआ? 29:32 पर। लेकिन ये अगले दिन का 29:32 है, और ये पहले दिन का है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मुंह मुंह दो बार देखा हुआ है, ये पू है, एक्चुअली पुष्य है, ये पुष्य नक्षत्र। ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र अगले दिन के 6:25 तक। तो इस तरह से तारीखों को मेंशन किया जाता है। अच्छा, अब इस पंचांग के इस पेज में कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। अभी तो ये हमने ये देखा कि पंचांग के ये 5 हिस्से, यहां से लेकर यहां तक का हमने जाना। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है सूर्यास्त, सूर्योदयास्त लिखा है। एक्चुअली ये उदय और अस्त दोनों की पोजीशन को बता रहा है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर हर दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त की समय दिया गया है कि कितने बजे सूर्योदय होगा। 13 अप्रैल को 5:58 पर सूर्योदय होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मसला आता है कि ये अलग अलग क्षेत्र का, ये जो विश्व विजय पंचांग है, ये दिल्ली के अक्षांशों पे बना है। इसमें दिल्ली के अक्षांश और रेखांश यूज हुए हैं। तो अगर आप किसी और जगह के, जैसे अगर आप गुजरात के किसी या राजस्थान के किसी पंचांग को देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि ये सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम चेंज हो, कुछ मिनटों का फर्क हो सकता है। इसी तरह से अगर आप बनारस के पंचांग को देखोगे, तो उसमें भी आपको कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, क्योंकि उनके अक्षांश और रेखांश अलग है ना, वो स्थान आगे पीछे हो जाते हैं। ये जो विश्व विजय पंचांग बनाया गया है, ये दिल्ली के रेखांशों पे बना हुआ है। ठीक है। तो दिल्ली में जो सूर्योदय हुआ वो 5:58 पर हुआ। कब? 13 अप्रैल को। और अस्त कब हुआ? 18:46। इसी में ही जब हमने आगे देखो लिखा है दिनमान, हमें पता है कि दिनमान कैसे निकालते हैं कि कितना लंबा दिन रहा। तो कितना लंबा दिन रहा? 12 घंटे 48 मिनट का दिन रहा। इसी तरह से देखिए यहाँ 20 अप्रैल को देख लीजिए, तो 20 अप्रैल का सूर्योदय कब हुआ? 5:51 पर। और सूर्यास्त कब हुआ? 18:50 पर। तो दिन कितना लंबा रहा? 12 घंटे 59 मिनट का।
तो इसी तरह से आप देख सकते हैं 25 तारीख का देख लीजिए। तो 25 तारीख को सूर्योदय कब हो रहा है? 5:56 पर। और सूर्यास्त कब हो रहा है? 18:53 पर। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सूर्योदय कब हुआ। इसके बारे में और आगे डिटेल में आएगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय सूर्योदय कब हुआ था, इष्ट काल निकालना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सिखाई जाएगी। लेकिन अभी आप यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं पंचांग को पढ़ना। पढ़ना कैसे है पंचांग को? तो इसी तरह से पंचांग में जब हम ये देखते हैं कि कितने बजे क्या हुआ, यहाँ देखिए इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाया है जिससे आप सभी को अच्छे से दिखाई दे सके। तो यहाँ देखिए 30 तारीख को, 30 मार्च को, ये लिखा है ना मार्च, मार्च 30 को सूर्योदय कब हुआ? 6:14 पर। और अस्त कब हुआ? 18:38 पर। तो दिनमान कितना रहा? 12 घंटे 24 मिनट। ठीक। अच्छा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये तारीखें हैं, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हैं, ये मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से हैं, और ये अंग्रेजी तारीख है। ठीक। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज इसमें दिखेगी कैलेंडर में, पंचांग में। यहाँ लिखा है चंद्र संचार। चंद्र संचार का क्या मीनिंग है? चंद्र संचार का मीनिंग है कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगी, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये प्रतिपदा है, ये कब अंत हो गई, ये कब अंतिम समय लिखा है, ये खत्म होने का समय लिखा है। रेवती 16:35 तक रहा। और योग इंद्र जो था वो 17:53 तक रहा। वह जो करण है वो 12:50 तक रहा। सूर्योदय के बारे में भी बता दिया समय का। लेकिन यहाँ पर जो चंद्र संचार का समय दिया गया है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम। हमेशा पंचांग में जो चंद्र संचार का समय दिया होता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, एंटरिंग पॉइंट। अब यहाँ देखोगे आप लिखा है मई। मई का मतलब हो गया मेष राशि। चंद्रमा मेष राशि में कब आया? 16:35 पर। मीन्स क्या है इसका कि 30 मार्च को चंद्रमा मेष राशि में कब आया? 16:35। इसका मीनिंग हुआ कि 4:35 पर मेष राशि में आया। उससे पहले वो मीन में था, ये बात पक्की है। तो मीन में था तो रेवती नक्षत्र लगेगा, और मेष में आया तो अश्विनी नक्षत्र हो जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे कि जो मेष का समय है 16:35, और यहाँ रेवती के खत्म होने का समय है 16:35, ये सेम है। आई होप इस बात का मीनिंग आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मेष के स्टार्टिंग का पॉइंट टाइम और रेवती के एंडिंग का टाइम सेम है, देखो। तो इसका मीनिंग है कि जो चंद्र संचार का समय दिया गया है वो दिया गया है बिगनिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम, जब चंद्रमा मेष राशि में एंटर कर रहा है। और जब मेष राशि में एंटर करेगा तो पहला नक्षत्र कौन सा पड़ेगा? अश्विनी। और रेवती खत्म हो जाएगा। ठीक। अब हमें ये पता है कि 2.25 दिन जो है चंद्रमा एक राशि में रहता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। तो यहाँ देखिए 30, 31 और 1 तारीख। 1 तारीख को कब इसने राशि परिवर्तन किया? ये आ गया वृषभ राशि। कब राशि परिवर्तन किया? 16:30 पर। ठीक है। इसी तरह से फिर से 2.25 दिन वो एक राशि में रहा, और फिर मिथुन राशि में आया। कब आया? 18:22 पर। और उस समय इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग तारीख क्या थी? 3 मार्च। फिर 2.25 दिन के करीब लगभग वो मिथुन राशि में रहा, और फिर कौन सी राशि में आ गया? कर्क राशि में। तो जब कर्क राशि में आया तो क्या समय था? 23:25। चलो इसे नक्षत्र पे चेक कर लेते हैं। तो नक्षत्र पुनर्वसु चल रहा था।
तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आ, मैं आप लोगों को राशि और नक्षत्रों को मैच करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बनाना होगा। तो यहाँ पे पुनर्वसु तो चलेगा 29-32 तक, लेकिन यहाँ पे ये कर्क राशि का हो गया। इस चीज को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। देखो, सिंह राशि में जब चंद्रमा ने एंटर किया तो 7:55 पे किया, और उसी समय यहाँ पर देखिए आश्लेषा नक्षत्र खत्म हुआ 7:55। ठीक है, और फिर 2.25 दिन वो सिंह के बाद कन्या राशि में रहा। कब कन्या राशि में कब एंटर किया? 19:04 पर। कौन सी तारीख को? 10 मार्च को। तो केवल और केवल मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो चंद्र संचार, संचार का मतलब होता है मूवमेंट, जो चंद्रमा की एंट्री है किसी राशि में उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, स्टार्टिंग टाइम दिया गया है। बाकी सबका, चाहे वो तिथि है, चाहे वो नक्षत्र है, योग है, करण है, सबका इन्होंने पंचांग में एंडिंग टाइम दिया होता है। केवल और केवल और केवल चंद्रमा का ही दिया होता है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, अब आता है कि जब हम इस पेज को देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, अभी थोड़ा सी और इसमें पार्ट बाकी है। इसमें आप देखोगे कि ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दी होती है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ त्योहारों के बारे में बताया है कि 30 मार्च को जब प्रतिप्रदा तिथि थी, रेवती नक्षत्र था, योग ये था, करण ये था, तो उस दिन कुछ खास था क्या हमारे त्योहारों में? तो देखिए यहाँ पे लिखा है संवत्सर आरंभ हुआ है, घट स्थापना, गुड्डी पड़वा, बसंत नवरात्र प्रारंभ, प्रपादान। यहाँ पे फिर लिख दिया ए को देखने के लिए देखिए यहाँ आ जाइए, ये रहा ए। चंद्र दर्शन, दक्षिण श्रृंग 1 डिग्री, चंद्र व्रत, श्री गौतम जयंती, चैती चांद, ध्वजारोहण, तैलंग भयंग, कल्पादि, पंचक। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कि उस दिन क्या क्या है। तो एक्चुअली हमें पता है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा संवत्सर स्टार्ट होता है, और उस दिन घट स्थापना की जाती है, नवरात्र भी स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर गुड़ी पड़वा मनाई जाती है। बस यहाँ पे देखिए बसंत ऋतु का प्रारंभ, नवरात्र प्रारंभ, ये सारी इंफॉर्मेशन कि अब यहाँ पर हमारे भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई होती है। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को उठा के, जैसे 6 तारीख को उठा के देख ली तो 6 तारीख को क्या? श्री राम नवमी व्रत, श्री तारा जयंती, भोलावनी मेला जोधपुर में जो लगता है। यहाँ पे फिर लिख दिया एफ। तो अगर इसके आगे का आपने देखना है तो देखिए यहाँ एफ पे आ जाइए, आचार्य भिक्षु अभि निष्क्रमण, ये जैनियों का त्योहार होता है। इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानी जा सकती है। एक जो खास इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे यहाँ पर जी वाला देखिए, 10 मार्च को अनंग त्रयोदशी दी गई है, प्रदोष व्रत दिया गया है, और श्री महावीर जयंती जैन लिखा है, और फिर लिखा है जी। तो जब जी पे आते हैं तो लिखा है गुरु मृग में। इसका मीनिंग लिखा है कि गुरु मृगशिरा नक्षत्र में एंट्री कर रहा है, और कितने बजे कर रहा है देखो यहाँ इन्होंने समय भी लिखा है, 18:55। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस वाले कॉलम में दी होती है। अभी इसमें आपको एक और पार्ट दिखेगा, और वो पार्ट है ये नीचे का हिस्सा। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो पंचांग का पेज था ना, तो नीचे के हिस्से को हम यहाँ पे ठीक से देख नहीं पा रहे, तो मैंने उसको यहाँ ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके लगा दिया। तो जब हम इसको देखें ध्यान से, तो आपको ये लिखा मिलेगा। एक बार मैं पहले वाले पेज पे चली जाती हूँ जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जिस यहाँ लिखा देखो, चैत्र शुक्ल 8 शनिवार। तो ये जो चैत्र शुक्ल 8 लिखा है ना, चैत्र शुक्ल 8 शनिवार, इसको हम पेज पर देखो लिखा है। सबसे पहले हम इस 8 नंबर पे
वो करेंगे, कंसंट्रेट फोकस करेंगे। तो 8 का मतलब हो गया कि तिथि 8 है, तो 8 तिथि का मतलब है अष्टमी है। और चैत्र शुक्ल आपको पता ही है कि चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है। जो चैत्र शुक्ल की अष्टमी, उसके बाद इन्होंने लिख दिया शनिवार। तो आप देखो, नोटिस करो कि यहाँ पर 8 जहां लिखा है वहां शनिवार लिखा है। तो ये 5 मार्च की, 5 अप्रैल की बात कर रहे हैं। 5 अप्रैल को तिथि क्या है, अष्टमी है, वार क्या है, शनिवार है। तो उस दिन भारतीय स्टैंडर्ड टाइम प्रातः 5:30 बजे। देखो ऊपर यहाँ लिखा है दोनों कुंडलियां सूर्योदय काल की ही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उस समय की, उस पर्टिकुलर समय की, यानी कि अष्टमी, अष्टमी तिथि की, जिस दिन शनिवार था, उस दिन का यहाँ पे इन्होंने कुंडली बना दिया। और कुंडली पता ही है आपको कि आकाश में ग्रहों की स्थिति बताई गई है। तो यहाँ पर इस कुंडली को देखने से पता चल जाएगा कि सुबह 5:30 बजे अष्टमी तिथि जब थी, शनिवार था, और तारीख क्या थी, 5 अप्रैल थी। तो उस समय की अगर कुंडली तैयार की जाए, ग्रहों की स्थिति देखी जाए, तो वो ये थी। मीन लगन उदय हो रहा था, और मीन राशि में शुक्र, राहु, शनि, सूर्य, बुध बैठे थे। और वृषभ राशि में गुरु, मिथुन राशि में चंद्रमा, कर्क राशि में मंगल, कन्या राशि में केतु की स्थिति को यहाँ शो किया गया है। अब बात आती है कि इनके भोगांश क्या थे। भोगांश का मतलब आप जानते ही हो, लॉन्गिट्यूड्स होता है, कितनी कितनी डिग्री पे। तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देख पाओ, तो लिखा है सु, च, म, बु, ग, शु, श, रा के, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यहाँ ये ग्रहों के नाम लिखे हैं। और अष्टमी तिथि को सूर्य कितने डिग्री पे था, देखो यहाँ पे लिखा है 11। 11 का मतलब क्या, 11 सायन पार, यानी कि 11 राशियां पार कर चुका है वो। कौन सी राशि में है, मीन राशि में। 11 राशि पार, 21 डिग्री 14 मिनट और 58 सेकंड पर है। ठीक है। तो ये सूर्य की स्थिति, सूर्य का इन्होंने भोगांश लिख दिया यहाँ, कि अष्टमी तिथि को शनिवार जब था, 5 अप्रैल था, तो सूर्य का भोगांश था कब, कितने बजे, 5:30 बजे सुबह के। 11 सायन 21 डिग्री 14 मिनट और 58 सेकंड। और ये जो लिखा है ना 59 और 5, ये घटी पल में लिखा है। उसके नीचे देखिए थोड़ा, ये देखिए लिखा है माँ और ऊ। माँ का मतलब है मार्गीय। आपको पता है कि ग्रह मार्गीय हो जाते हैं और वक्रीय हो जाते हैं, है ना। तो ये लिखा है। और ऊ का मतलब है उदय। ठीक। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा में क्या लिखा है, दो। दो का मतलब हो गया 2 सायन। 2 सायन का मतलब हो गया 2 राशियां पार कर चुका है, और तीसरी राशि मिथुन राशि में है, 20 डिग्री पे है, 5 मिनट और 26 सेकंड का है। और ये फिर से वही हो गया घटी पल में। उसके बाद देखिए ये मार्गीय है और उदय, उदित अवस्था में है। इसी तरह से अगर आप मंगल को देखो, तो मंगल 3 राशि पार, 3 राशियों को पार कर चुका है, यानी कि कर्क राशि में है। 0 डिग्री 44 मिनट और 44 सेकंड पर ही है, और ये फिर घटी पर मार्गीय है, उदित अवस्था में। बुध को देखेंगे 11 राशि पार, तो देखिए 11 राशि पार करके बुध यहाँ बैठा है मीन राशि में। 2 डिग्री का है, 53 मिनट का है और 41 सेकंड का है। यहाँ पर बुध को वक्रीय बताया गया है। वह लिख देने का मतलब हो गया वक्रीय। अब वक्रीय के बारे में एक अलग वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि कब ग्रह वक्रीय होते हैं, देखिए। लेकिन आपको
पंचांग से ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ग्रह वक्रीय है कि नहीं है। और वो लिखने का मतलब है कि उदित अवस्था में है। इसी तरह से गुरु को देखिए, एक राशि पर 22 डिग्री 14 मिनट 24 मिनट 11 सेकंड, और ये घटी पल में, मार्गीय और उदित अवस्था में। इसी तरह से शुक्र को 11 राशि पर 1 डिग्री 43 मिनट 32 सेकंड, शनि 11 राशि पर 0 डिग्री 45 मिनट 23 सेकंड। जब आप शुक्र को देखोगे ना, शुक्र नहीं, ये शनि है, शनि को देखोगे तो यहाँ नीचे लिखा है वह मतलब वक्रीय अवस्था, और उदित है। इसी तरह से राहु केतु, ये तो हमेशा ही वक्रीय रहते हैं, इसलिए इनके नीचे तो आपको वक्रीय ही लिखा मिलेगा। यहाँ पर लेकिन देखो लिखा है अस्त, तो ये अस्त भी है। ठीक है, तो आई होप ये वाले पढ़ने भी आपको आ गए होंगे। अब आपको देखना है कि इन्होंने केवल एक कुंडली नहीं दी, यहाँ पर एक और दे रखी है यहाँ। एक्चुअली ये तो थी अष्टमी की, यहाँ पे 8 लिखा, तो यहाँ देखो लिखा है 15। 15 का क्या मीनिंग हुआ? 15वां तारीख यानी कि पूर्णिमा। ठीक है, 15वां दिन पूर्णिमा होता है ना, तो 15वां दिन पूर्णिमा होता है, तो पूर्णिमा लिख दिया इन्होंने 15। तो उस दिन का इन्होंने चार्ट बना दिया यहाँ। तो 15 तारीख को यानी कि पूर्णिमा वाले दिन, 12 अप्रैल आ गया ना, 12 अप्रैल 2025 का चार्ट इन्होंने कितने बजे का बनाया है? वही मॉर्निंग 5:30 बजे। शनिवार था उस दिन भी बाय चांस। ठीक, तो यहाँ पर अब मुझे बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है कि ये भी 29 के ग्रहों के भूभांश दिए गए हैं। जैसे सूर्य 11 राशि पर 28 डिग्री 7 मिनट 40 सेकंड, और ये घटीपल है, मार्गीय है, उदित अवस्था में है। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो नीचे लिखे ना रेवती पुनर, ये वो पर्टिकुलर ग्रह कौन से नक्षत्र में है ये भी मेंशन किया गया है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए पूर्णिमा वाले दिन शुक्र जो है वो वक्रीय अवस्था में आ गया। कितने उसका है? 11 सायन 0 डिग्री 26 मिनट 11 सेकंड, ये घटीपल में लिखा है, ये वक्रीय हो गया है। अब देखिए कौन सा, सूर्य रेवती नक्षत्र में चौथा चरण, चंद्रमा हस्त नक्षत्र में तीसरा चरण, मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में चौथा चरण। इसी तरह से ये सारे नक्षत्र और चरणों को भी यहाँ मेंशन किया गया है। तो देखो डिफरेंस अगर देख ले, कि सूर्य जो 11 राशि पर 21 डिग्री का था, वो अष्टमी से लेकर जब पूर्णिमा तक का समय आया, तो पूर्णिमा वाले दिन वो 28 डिग्री का है। ठीक है, इसी तरह चंद्रमा को देख लो, 2 राशि पर 20 डिग्री था, यहाँ ये चंद्रमा अब 5 राशि पर 17 डिग्री है। चंद्रमा तो बहुत तेजी से चलता है ना, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने देखो लिखा 5 राशि पर 17 डिग्री 5 मिनट। तो यहाँ इस वाले जो अष्टमी की कुंडली थी, उसमें तो चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा था, और जो पूर्णिमा की कुंडली है उसमें चंद्रमा कन्या राशि में आ गया। वो चंद्रमा का तो मूवमेंट बहुत तेज है ना, 2.25 दिन में ही वो एक राशि को चेंज कर लेता है। और यहाँ पे ये अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक देख लो कितने दिन हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये तो 8 दिन का गैप हो गया ना, तो 8 दिन में तो ये बहुत आगे पहुंच गया। कितनी राशि? मिथुन से लेकर कन्या तक आगे। तो चंद्रमा का मूवमेंट काफी तेज रहता है। आई होप कि ये जो पूरा पेज है इसको कैसे पढ़ा जाता है पंचांग के, ये आपको समझ आया होगा। ये पूरे साल का मतलब हो गया कि जो 2082 श्री संवत स्टार्ट हुआ, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो शुरू हुआ, अब जब अगले साल यानी कि 2026 में मार्च में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आएगी, तब तक का कैलेंडर यहाँ आपको पंचांग में दिया जाता है, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। आई होप ये आप सभी को हेल्प करेगी, क्योंकि एक ज्योतिष के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी हैं। हाँ, अभी कुछ इंफॉर्मेशन देनी यहाँ पे बाकी रह गई है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ शब्द मिलेंगे, मनवादी, या फिर मिलेगा पंचक,
या फिर मिलेगा कल्प आदि, इनके बारे में भी हम बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल देखियो, यहाँ बुध लिखा है, बुध पूर्वोदय मृगशिरा में, इन सब चीजों के बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कहने की जरूरत नहीं, वो तो आप लोग करेंगे ही। और कोई भी फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।